मोहम्मद यूनुस सरकार जो जरा सी भी शर्मिंदगी है तो साबित करके दिखाए। 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाए। उस भारत से बदला ले रही है जिसके दम से 53 साल पहले आज़ादी हासिल की थी। मौजूदा सरकार राष्ट्रगान को बदल देने की मांग कर रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला। यूनुस सरकार ये जवाब दे कि धर्म के आधार पर हिंसा नहीं हो रही है। हिंदू समाज के बीच में इसका जवाब दें। यदि आप सरकार का सच्चा चेहरा हो। शेख हसीना का कहना है कि हिंसा करने वालों को सज़ा होनी चाहिए। आगे मालदीव को लेकर एक और एंटी इंडिया नेगेटिव सेट करने की पूरी कोशिश हुई थी। मालदीव जो कि इंडिया आउट के नारे लगाता था, इंडिया आउट की बात करने वाला मालदीव आज पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से थैंक यू इंडिया कहने लगा है। आगे वीडियो में देखते हैं और जानते हैं। अगर वाकई मोहम्मद यूनुस सरकार का सच्चा चेहरा लेकर के और ईमानदार कोशिश करने के लिए गए थे हिंदू समुदाय के बीच में, तो जवाब दें वो इस बात का। और जो कथित सेक्युलर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर धर्म के आधार पर हिंसा नहीं हो रही है, वो भी बताएं इस बात को कि नई सरकार क्या हिंदुओं के साथ ये सब करेगी। आज जी न्यूज यूनुस सरकार को खुलेआम चैलेंज करता है। सवाल जी न्यूज पूछता है कि अगर यूनुस सरकार को, अगर बांग्लादेश की नई सरकार को वाकई हिंदुओं का ख्याल है, अगर यूनुस सरकार वाकई हिंदुओं के नरसंहार पर शर्मिंदा है, उसको जरा भी शर्मिंदगी है, तो साबित करके दिखाए। सिर्फ चिंता करने का, दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर हैं तो काम करना पड़ेगा। और इसी बीच अपडेट सामने है कि बांग्लादेश के नाम पर शेख हसीना ने बयान जारी किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि, और शेख हसीना के बिहाफ पे उनके बेटे ने बयान जारी किया और कहा कि 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाए। शेख हसीना के बेटे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की अपील है। राष्ट्रपति बंगबंधु की यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी 15 अगस्त 1975 को। वो कह रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर इस वक्त बांग्लादेश में तोड़फोड़ जारी है। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश को अशांत किए हुए। वो कह रहे हैं कि आगजनी और हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और मारे गए लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और यही जी न्यूज भी कह रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस सच्चे पैरोकार हैं बांग्लादेश के, अगर मोहम्मद यूनुस सच्चे पैरोकार हैं वहां के अल्पसंख्यकों के भी, तो कट्टरपंथियों को खुलेआम सजा दीजिए। उन चेहरों को पहचानिए, कटघरे में खड़ा कीजिए, कानून जो कहता है वो सजा दीजिए। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें भारत से बदला ले रही हैं। और वो भी उस भारत से जिस भारत के दम पर 53 साल पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। लेकिन अब बांग्लादेश के भारत विरोधी कट्टरपंथियों की जमात यूनुस सरकार में शामिल हो चुकी है। और असर दिख रहा है जो बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत वहां हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से नफरत की पराकाष्ठा ये कि वो हिंदुओं से दुश्मनी निकालने के लिए राष्ट्रगान से नफरत कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की जमात भारत विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को बदल देने की मांग कर रही है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार, ये बुदबुदाते और गाते हुए बांग्लादेश को आजादी मिली थी पाकिस्तान से। और अब उसी राष्ट्रगान में नफरत दिखाई दे रही। आखिर क्यों दिखाई दे रही? तो उसके पीछे की वजह बताता हूं। वजह है क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हिंदू धर्म के थे और भारतीय थे, यही नफरत है बस। 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था और जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो 1972 में इसी गीत की शुरुआत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। लेकिन अब तो वहां कट्टरपंथियों की सरकार है, अब तो वहां कट्टरपंथी हावी है। तो बांग्लादेश की धार्मिक एकता के राष्ट्रगान से भी कट्टरपंथियों को चिढ़ मच रही है। और इसलिए जो कट्टरपंथी भीड़ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को नहीं देख पा रही,
वो कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पंक्तियों को राष्ट्रगान के तौर पर देख ली। दरअसल बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार है, जिसे अपनी आजादी से कोई मोहब्बत नहीं, इतिहास से कोई संबंध नहीं है। अगर प्रेम है तो सिर्फ पाकिस्तान से, प्रेम है तो सिर्फ कट्टरपंथ से। और इसीलिए बांग्लादेश की आजादी के प्रतीक 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी ये भी कट्टरपंथी तोड़ रहे हैं। कट्टरपंथियों को इतिहास खत्म करना, राष्ट्रपिता की मूर्ति को खत्म करना, राष्ट्रीय स्मारक को खत्म करना है, राष्ट्रगान बदल देना है, वहां हिंदुओं को खत्म करना है। और हद तो यह भी कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को खारिज करने की मुहिम चल रही है। बांग्लादेश की नई सरकार में शामिल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की मांग है कि यूनुस सरकार यह फैसला कर रही है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाएगा। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मालदीव को लेकर भी इस तरह का एक और एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपको याद होगा, कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत से दूरी बनाकर अब चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। लेकिन आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने एक एक कर हर एंटी इंडिया नैरेटिव की हवा निकाली और जो लोग भारत विरोधी माहौल बना रहे थे वो एक एक करके सरेंडर कर रहे हैं। सबसे पहले बात आपको मालदीव की बताता हूं। आपको याद होगा ना, मालदीव का बड़ा बीच में हंगामा हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने इधर फोटो खींचकर उधर मालदीव जो है वो बार बार कह रहा था इंडिया बाहर जाओ वाला हिसाब। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट की बात करने वाला मालदीव आज पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से थैंक यू इंडिया कहने लगा है। जिस मालदीव के लिए कहा जा रहा था कि वो चीन के इशारे पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा है, उसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। जो मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट अभियान चलाकर मालदीव की सत्ता में आए, उन्हीं ने अब इस अभियान से दूरी बना ली है। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का रौला। मोइजू अब कह रहे हैं कि वो मालदीव में ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे जो मालदीव सरकार की विदेश नीति के खिलाफ हो। मोइजू ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार इंडिया आउट अभियान को जारी रखने की मंजूरी देगी। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के इस बदले हुए रुख की वजह भी जान ली। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर से 11 अगस्त तक मालदीव का दौरा किया, जिसे पीएम मोदी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद मोइजू के मालदीव की सत्ता संभालने के करीब 9 महीने बाद भारत की तरफ से पहली हाई लेवल विजिट। इस दौरे में एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ ही वहां के दूसरे मंत्रियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने मालदीव में पीने के साफ पानी से जुड़े सबसे बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव के 28 द्वीपों में पीने के साफ पानी और सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क तैयार करेगा। मालदीव के 28,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए मालदीव में करीब 920 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो जो मोइजू इंडिया आउट के नारे से आए, अब वो इंडिया के सहारे अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, वहां सीवरेज की व्यवस्था करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। अब यह समझना जरूरी है कि भारत और मालदीव के बीच पीने के पानी को लेकर यह डील कितनी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मालदीव जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की, ढाकेश्वरी मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों के धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की अपील की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब यहां शांति से रह सकें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है, इसे दुरुस्त करना होगा, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। टोनी चेंज हो गया भाई, बांग्लादेश अब हिंदुओं से माफी मांग रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सखावत हुसैन ने कहा वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगते हैं। बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो समाज से अपील करते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। वो हमारे भाई हैं और हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उन पर हमले किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि सरकार उन मंदिरों की लिस्ट बना रही है जिन्हें तोड़ा गया है, जहां लूटपाट की गई है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जा रही है।
जिन्होंने नुकसान किया है उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई है। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि बॉस ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट में लिख दिया खुलकर दुनिया के सामने। उनको हिंदू वर्ड लिखने से दिक्कत थोड़ी है, जैसे हमारे यहां के दूसरे नेताओं को दिक्कत है, हिंदू लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है हिंदू की स्पेलिंग ही नहीं आती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समेत शहीदों का अपमान हुआ है। हसीना के बेटे साजिब ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व पीएम का बयान साझा किया है। इस बयान में हसीना ने बांग्लादेशी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में गंभीरता और गरिमा के साथ मनाने की अपील करती हूँ। बंगबंधु भवन में फूलों की माला चढ़ाकर और प्रार्थना कर बांग्लादेश की आज़ादी में शहीद हुए सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश के संस्थापक और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को नष्ट करने की निंदा करते हुए पूर्व पीएम हसीना ने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नेतृत्व में हमने एक आज़ाद मुल्क के रूप में पहचान हासिल की, दुनिया भर में इज्जत कमाई, ऐसे शेख मुजीब का इस प्रदर्शन में घोर अपमान किया गया। उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए लाखों शहीदों का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से आंदोलन के नाम पर केवल बर्बरता, हिंसा और आगजनी हुई है। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। टीचर, छात्र, पुलिस के जवानों, महिला पुलिस, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सामान्य लोग, आवामी लीग के कार्यकर्ता, जो भी इस आतंकवादी हमले के कारण मारे गए, मैं उन सभी के लिए शोक व्यक्त करती हूं और उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूं। गौरतलब है कि शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 15 सालों का लंबा शासन 5 अगस्त को समाप्त हो गया था। तो उन्हें अपने शासन के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ना पड़ा था। 5 अगस्त को उन्होंने भारत सरकार से भारत में आने की इजाज़त मांगी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और शेख हसीना भारत आ गई थी। शेख हसीना तब से भारत में ही हैं। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उनके घर, होटल और दुकानें जला दी गईं। लीग के नेताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर भी हमले तेज हो गए, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग भारतीय सीमा के पास जमा हो गए। भारतीय सीमा सुरक्षा बलों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस बांग्लादेश भेज दिया। हाल ही में बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पूर्व पीएम और उनके प्रशासन के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश सेना के सहयोग से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। इस सरकार में प्रदर्शनकारी 2 छात्र नेता भी शामिल हैं। किल्लत हो गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। इतना तो साफ है कि शेख हसीना और खालिदा जिया की जंग के बीच हिंदू पिस रहे हैं। जो खबरें ढाका से आ रही हैं, उससे साफ है कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी लेने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जो माहौल बनाया गया है, उसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू विरोधी है वही सच्चा बांग्लादेशी है, जबकि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में अच्छी खासी है, खास तौर से 4 जिलों में जहां सबसे ज्यादा हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के
कुल मिलाकर बांग्लादेश एक ऐसे बारूद पर बैठा है जिसका रिमोट जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है। अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश के हिंदू हिंसा का शिकार होते हैं।